आपको ले चलते लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र सिंह जी, प्रदेश के सह प्रभारी सम्मान्य श्री सत्या कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित लखनऊ के सभी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं अपने लोकप्रिय और कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह मानवीय नियंत्रण होगा, एक विश्वास अब जागृत हुआ है देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट कैसे होता है, आपदा प्रबंधन का कार्य कैसे किया जाना चाहिए, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह जाना, सीखा। लेकिन साथ साथ राजनीतिक दल संगठन को सेवा का पर्याय बनाएंगे, दुनिया के लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले दलों के सामने माननीय नड्डा जी ने संगठन को सेवा का पर्याय बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि कोरोना से मृत्यु दर न्यूनतम है, लेकिन संक्रमण तीव्रतम, और संक्रमण की चेन को हर हाल में रोकना ये इसके प्राथमिक बचाव का उपाय था, और इसीलिए लॉकडाउन की कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसके बाद भी प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 135 करोड़ की आबादी का देश सफलतापूर्वक इतनी बड़ी आबादी को बचाने में भारत सक्षम रहा। शासन अपने स्तर पर प्रयास किया, उसमें सफलताएं भी मिली, लेकिन राजनीतिक दल, आप दिन प्रतिदिन नेताओं के वक्तव्य सुनते होंगे, देखते होंगे, उनके आचरण को नजदीक से महसूस करते होंगे। राजधानी में आप लोग रहते हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से, देश के अन्य क्षेत्रों से आपका संवाद बना रहता है, और उस संवाद के कार्यक्रम को आपने महसूस किया होगा। उनके वक्तव्य, यानी कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में आया था, आज 22 जनवरी है, यानी लगभग 10.5 महीने बीत चुके हैं। बहुत सारे दलों के नेता तो ऐसे हैं कि जो अभी भी क्वारंटीन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनका ट्वीट आते हैं। जब नेता ही क्वारंटीन में है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता तो आइसोलेट होगा ही होगा।
तो ये आइसोलेट कार्यकर्ताओं ने, उन दलों के कार्यकर्ता भी आइसोलेट हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत मैंने इस बात को देखा है कि 15 मार्च से हम लोगों ने कोविड प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया था और कोई सप्ताह ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से संवाद न बनाया हो। जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, इस मंत्र को देकर के हर स्तर पर राज्यों के साथ संवाद बनाना, उन्हें सहयोग करना, हर एक स्तर पर एक नया संबल देना, प्रोत्साहन देना, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करना, यह कार्य हुआ। लेकिन मैं देखता था कि सरकार, भारत सरकार के साथ हम संवाद बनाते थे, तब तक नड्डा जी का भी फोन आ जाता था कि योगी जी क्या हो रहा है, थोड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में थोड़ा बात करिए, जनता को बचाना है, संगठन अब कार्य इस समय संगठन का नहीं होना है, इन कार्यकर्ताओं को थोड़ा जनता की सेवा में लगवा दीजिए, संगठन के साथ स्वतंत्र देव जी से बात करिए, कार्यकर्ताओं के साथ। आपको याद होगा कि मैंने एक सप्ताह के अंदर ही, जब माननीय नड्डा जी ने मुझे कहा कि मैंने वर्चुअल संवाद बनाया था, एक साथ 43,000 बूथ अध्यक्षों के साथ सीधे मैंने संवाद बनाया था और वह पहला वर्चुअल संवाद था उत्तर प्रदेश के अंदर। यह कार्य पद्धति एक एक कार्यकर्ता को, भाई संगठन की बात इस समय मत करो, सेवा कितना आप कार्य कर सकते, अपने घर से कितना भोजन के पैकेट आप ला सकते हैं, जो लोग जिसको भोजन नहीं मिला है, ये जो अभूतपूर्व कार्य हुआ सेवा का, और कहा कि नहीं इस समय सेवा ही हमारा संगठन है। ये जो मंत्र उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, हम लोगों को बहुत सहायता उससे मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, 24 करोड़ की आबादी के राज्य में, यह कठिन था कि हम सरकारी मशीनरी से एक साथ हर एक घर तक सहायता पहुंचा सकें। लेकिन जब एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रबुद्धजन, एक एक स्वयंसेवी संगठन खड़ा हो गया और साथ में आकर के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ दिखाई दिया, तो उत्तर प्रदेश ने सफलतम मॉडल खड़ा कर दिया कि कोरोना प्रबंधन का सफलतम मॉडल कैसे हो सकता है। यह आप सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने भी है। और यही राजनीतिक दल की कसौटी है। एक राजनीतिक दल को किस रूप में कार्य करना, स्वयं के लिए कार्य करना है, केवल सत्ता में बने रहने के लिए कार्य करना है, या जो इससे पहले की परिपाटी चली आ रही थी। लखनऊ में तो आप सब जानते हैं 15 वर्षों में राजनीतिक दलों ने, इससे पहले आप ज्यादा पुराने समय में ना भी जाएं, 2004-3 से लेकर के 2017 के बीच में क्या नहीं हुआ था, क्या कुछ नहीं होता था। लेकिन उन सब से अलग हट करके राजनीति में भी आएंगे तो मूल्यों और आदर्शों के साथ आएंगे। जो चुनाव के पहले कहेंगे वह चुनाव के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य भी करेंगे। आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा। देश के अंदर आज जो अभूतपूर्व समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद भी देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, उसके पीछे यह एक विश्वास है कि मोदी जी जो कहेंगे। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर, जब अमेरिका के अंदर लॉकडाउन हुआ, जनता सड़कों पे आ गई। कुल 33 करोड़ की आबादी का लोकतंत्र है अमेरिका, और भारत 135 करोड़ की आबादी का लोकतंत्र है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि थाली बजानी है तो एक गरीब की झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो या किसी बड़े प्रासाद में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति थाली लेकर के अपने घर के सामने बजा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अपने घर में एक एक दीप जलाओ। हर व्यक्ति अपने घर में एक दीप जला करके देश की एकता का संदेश दे रहा था। यह है भारत के अंदर लोकतंत्र का संदेश। और लोकतंत्र का वह संदेश इसलिए क्योंकि याद करिए 26 मई 2014 की वह तिथि, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में
श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और शपथ ग्रहण के समय उन्होंने इस बात को कहा था कि देश के अंदर गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कार्य करेंगे। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को इस देश की जनता जनार्दन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। योजनाओं पे योजनाएं देते गए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए। एक लंबी फेहरिस्त है योजनाओं की, लंबी फेहरिस्त है। परसों 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने प्रदेश के अंदर 7,10,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना एक आवास उपलब्ध कराया एक दिन में। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कितने आवास अब तक हम लोगों ने पिछले 3 सालों में दिए हैं? शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो संख्या बनती है 39 लाख। 39 लाख प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। इन गरीबों के पास मकान नहीं थे, या मकान जर्जर थे, या झोपड़ी में रह रहे थे, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन गरीब के मन में, गरीब के प्रति पीड़ा का भाव, उस गरीब के लिए आवास उपलब्ध कराने का कार्य, आवास का नाम अपने नाम से नहीं किया, आवास का नामकरण अपनी पार्टी के नेताओं के नाम से नहीं किया। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक सत्ता है, प्रधानमंत्री के नाम पर यह आवास जाना जाएगा और देश की जनता देश की संवैधानिक सत्ता के प्रति सम्मान का भाव रखेगी। यह कार्य इन आवास योजनाओं के माध्यम से देश के प्रति जोड़ने का यह भाव, यह उन योजनाओं के माध्यम से देखने को मिल रहा है। एक एक योजनाओं को आप देखेंगे, उसमें न जाति का भू है, न परिवार का भू है, न किसी प्रकार की क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, किसी प्रकार का नहीं। एक ही भाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी आज भी हम लोगों को क्या कहा जाता है? मुझे याद है चुनाव के पहले हम लोग एक बैठक में थे और बैठक में हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर बिजली का बिल समाप्त हो जाए तो जनता में वोट दे देगी। तो हमारे एक नेता ने कहा, क्या कि हम केवल सत्ता के लिए राजनीति में आए हैं या देश के लिए आए हैं? अगर देश की हमें सोचना है तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना होगा, सतत विकास की तरफ हमें चलना होगा। और सतत विकास ये कि हम जनता को सुविधा देंगे, लेकिन जनता को साथ साथ पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी और खुशहाल हो सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और ये प्रयास उसके जीवन में निरंतर खुशहाली की ओर उसे प्रेरित करेगा। सत्ता प्राप्त करना केवल हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देश के बारे में हम सोचें, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा और इस उज्जवल भविष्य के बारे में सोच ही है जो हमें दुश्मन देश के घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने तक के लिए प्रेरणा प्रदान कर देती है। यह वही सोच है कि गलती की किसी और ने, लेकिन अगर हमारे नेता ने कभी संकल्प लिया था कि इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान रहेगा, 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेगा, तो उसको जब अवसर मिलेगा हम साकार करेंगे और कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके देश के अंदर एक संदेश देने का काम भी किया है। यही कारण है कि चाहे वह किसी भी तबके के नागरिकों के लिए देख सकते हैं, योजनाओं का एक लंबा अंबार है और खास तौर पर यहां पर जो प्रबुद्ध जन बैठा हुआ है, और मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे देखते होंगे, नमो ऐप का अवलोकन करते होंगे, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट और रिट्वीट करते होंगे।
एक एक योजना के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। देखेंगे आप किस रूप में कितनी बड़ी सोच देश के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और उस सोच को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जब कार्य कर रही है तो उसी का परिणाम है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वो कहते थे क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा पार्टी रखेगी? हम लोग असमंजस में थे। हमसे कहा गया कोई वक्तव्य नहीं देना है, और जब घोषणा पत्र भी जारी हुआ कि संवैधानिक दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करवाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे दल ऐसे थे, बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, समस्या का समाधान हो गया, वो कह रहे हैं कि राम तो हमारी भी हैं। 9 नवंबर 2019 के पहले वे लोग वक्तव्य देते थे कि न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करते थे, कहते थे इस समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, कोर्ट को इसको लंबा खींचना चाहिए। उससे पहले जब लोग सत्ता में थे तब कहते थे कि राम और कृष्ण तो मिथक हैं, ये वास्तविक हैं ही नहीं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते थे कि हम अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता है। अयोध्या में किसने क्या किया है हर व्यक्ति जान रहा है। और आज तो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ा दिया है। कितना आनंद का विषय है, जो कहा सो करके दिखा दिया है। गरीब कल्याण के लिए, कोरोना प्रबंधन के माध्यम से, देश की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, वैश्विक मंच में भारत की उपस्थिति को लेकर के आज भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं बल्कि दुनिया का एक मार्गदर्शक स्टेट के रूप में दुनिया के सामने एक नए ओज और तेज के साथ, अपनी एक नई छाप के साथ दुनिया के सामने एक नए स्वरूप में सामने आया है, क्योंकि राजनीतिक दल ने उस प्रकार का नेतृत्व दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो पाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का विगत 2 दिनों से संगठन को, सरकार के मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, अलग अलग तबके के लोगों के साथ तो संवाद का कार्यक्रम था। उसी संवाद के कार्यक्रम में आज माननीय नड्डा जी का आगमन और यह संवाद का कार्यक्रम राजधानी के हमारे सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में यहां पर प्राप्त हो रहा है। ऐसे यशस्वी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय नड्डा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन और एक यशस्वी कार्यकाल की भी कामना करता हूं। और इस अवसर पर आदरणीय नड्डा जी को सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वह अपना यशस्वी मार्गदर्शन लखनऊ के प्रबुद्ध जनों को दें और पार्टी के माध्यम से जो लोक कल्याण के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कोटि कोटि कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, केंद्र की, प्रदेश सरकारों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और किस संकल्प के साथ कर रहे हैं, इस दिशा से यहां का प्रबुद्ध जन ये सब जानने का उत्सुक होगा। मैं एक बार फिर से आपका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, आज मैं अपने